मेरी आवाज आ रही होगी। जी जी आ रही है। और क्या मैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अ, मेरा नाम जी अफ़ीफ़ा तौसीफ़ है और मैं एक सर्टिफ़ाइड साइकोथेरेपिस्ट हूँ। और मैं उन वालिदैन के साथ काम करती हूँ और उनको फैसिलिटेट करती हूँ जिनके स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं। आज जो हमने टॉपिक चूज़ किया है वो है सेटिंग बाउंड्रीज़ या हाउ टू सेट हेल्दी बाउंड्रीज़। ये टॉपिक मैंने क्यों चूज़ किया या इस पे क्यों दिल किया बात करने को, ये एक इंतहाई ज़रूरी टॉपिक है और ये ऐसी चीज़ है जो हमें ज़िंदगी के बहुत सारे और तकरीबन हर एरिया में इसकी ज़रूरत पड़ रही होती है। चाहे वो हमारे रिलेशनशिप्स हों या चाहे वो हमारी जॉब्स हों, हमारी सेहत का इससे ताल्लुक है और फिर अगर हमें अपने दीन को प्रैक्टिस करना है, उसमें अमल करना है ना, तो वहाँ पे भी हमें सेटिंग बाउंड्रीज़ की सेटिंग की बहुत शदीद ज़रूरत पड़ती है। फिर जब ये टॉपिक मुझे बताया गया कि ये किसी चीज़ पे बात करें, तो मैंने इस टॉपिक को इसलिए भी सोचा कि मैं करूँ कि जब मैं क्लिनिक सेटिंग में देखती हूँ कि जितने प्रॉब्लम्स के साथ मेरे पास क्लाइंट्स वगैरह आते हैं ना, तो अक्सर औक़ात मसला जो होता है वो उनकी अपनी पर्सनल बाउंड्री सेटिंग का होता है कि उन्होंने अपनी बाउंड्रीज़ इतनी मज़बूत नहीं बनाई हुई होती या बहुत रिजिड होती हैं कि जिसकी वजह से उनको अपनी ज़िंदगी में अपने रोज़मर्रा के एरियाज़ में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही होती हैं। अब ये जो मैं लफ्ज़ बार-बार बोल रही हूँ, बाउंड्रीज़ नहीं सेट की होती, तो लेट्स सी ये बाउंड्रीज़ होती क्या हैं? पहली चीज़ आ जाती है बाउंड्रीज़, तो हमें जो हम सबको पता है कि वो जी फ़िज़िकल बाउंड्रीज़ होती हैं। जैसे हमारे सामने एक दुनिया का मैप नज़र आ रहा है। अब इसमें हमें पाकिस्तान भी नज़र आ रहा है, इंडिया, सऊदी अरब, चाइना, यमन सब नज़र आ रही है और इन सब के इर्द-गिर्द जो है ना, हमें एक लाइन ड्रॉ हुई हुई है। ये हमें बता रही है कि जी ये इस मुल्क की बाउंड्री है। अब इस बाउंड्री के अंदर हम ना तो बिला इजाज़त किसी की बाउंड्री में अंदर एंटर हो सकते हैं, ना अपनी बाउंड्री से बिला इजाज़त किसी और की बाउंड्री में घुस सकते हैं। अब फिर इन फिज़िकल बाउंड्रीज़ का ख़्याल रखने के लिए भी हम सब कुछ करते हैं। जैसे अभी भी हमारी पाक फ़ौज वग़ैरह मसरूफ़ है कि पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर्स की हिफ़ाज़त करने में। तो इसी तरीके से हम उसको जो कुछ हो सकता है हम अपनी जान लगा देते हैं अपनी बाउंड्रीज़ की हिफ़ाज़त करने के लिए। बाउंड्रीज़ में फिर खाली हमारे मुल्कों की बाउंड्री नहीं आती, इसके बाद अगर हम फिज़िकल बाउंड्री देखें तो हमारे मुल्क के अंदर ही हमारे शहरों की डिफरेंट बाउंड्रीज़ हैं, उनकी अपने हदूद हैं। फिर उन शहरों की बाउंड्री से निकलें तो हमारे फिर घरों की बाउंड्री आ जाती है और हम उसकी भी बहुत हिफ़ाज़त करते हैं। अ अ, अब इसकी एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ ये ले लेती हूँ कि अगर फॉर इंस्टेंस हमने एक प्लॉट लिया है ना और साथ वाला जो प्लॉट वाला है ना, उसने ना अपना घर बनाना शुरू किया है और तकरीबन 1 गज़ छोड़े, तकरीबन 3-4 इंच ही हमारी जगह पे वो ईंटें ज़्यादा ले आया है और हमारी जगह पे कब्ज़ा करने लगा है, तो हम क्या करते हैं? हम परेशान हो जाते हैं। हम फ़िक्रमंद हो जाते हैं, हम एजिटेटेड हो जाते हैं और हम कहते हैं कि बस अब हम लड़ने को तैयार होते हैं कि किसी तरीके से हमारी जगह हमें वापस मिल जाए। उसके लिए हम मुकदमा लड़ने लगते हैं एंड एवरीथिंग। इसी तरीके से ये तो थी हमारी फिज़िकल बाउंड्रीज़। इसी तरीके से होती हैं हमारी इंटैंजिबल बाउंड्रीज़ भी होती हैं जो हमें नज़र नहीं आ रही होती। बाउंड्रीज़ हैं, हदूद जैसे हमने वहाँ तो कर ली है ना, बुत्तियाँ खड़ी कर ली या कुछ भी लगा लिया, दीवारें खड़ी कर ली, तो हमारी फिज़िकल बाउंड्रीज़ बन गई हैं। लेकिन ये हमारी इंटैंजिबल बाउंड्रीज़ हैं, वो क्या हैं? जैसे फॉर इंस्टेंस दूध वाला आता है, बाहर बेल करता है और हम जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, देचकी लेके जाते हैं और वहीं से दूध भरवा के वापस आ जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि दूध वाले को कि आओ अंदर आ जाओ, बैठो। हम बस उसको बाहर से फ़ारिग करते हैं या इसके एग्ज़ाम्पल में मैं एक और ले देती हूँ कि बाहर कोई माँगने वाला आ गया है, तो हम उसको बाहर ही से पैसे दे दिला के फ़ारिग कर देते हैं, हम उसको घर के अंदर नहीं लेकर आते। अब ये हमारी सेट बाउंड्री नहीं है कि जी हमने कोई फ़िज़िकल बाउंड्री लगा के रखी है, लेकिन हम उसको वहीं से फ़ारिग कर रहे हैं। फिर इसके बाद हमारे घर कोई ऐसे मेहमान आ जाते हैं जो कि हमारे शौहर के जो हैं वो दोस्त अहबाब हैं या बच्चों के कोई दोस्त अहबाब आ जाते हैं, उन्हें हम लाते हैं, स्ट्रेंजर्स ही होते हैं, वो उनके साथ हमारी फ्रेंडशिप भी नहीं होती लेकिन एक्वेंटेंसेस होती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं आएँ जी आएँ, बैठे हैं हमारी ड्राइंग रूम में, आप उनको बिठाते हैं, खाना खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं और फिर उसके बाद उनको ड्राइंग रूम से ही बाहर भेज दिया जाता है, बैठक या ड्राइंग रूम से बाहर भेज दिया जाता है।
लेकिन कुछ हमारे नेबर्स ऐसे भी होते हैं कि जब वो आते हैं तो हम कहते हैं आए आए भाभी आए, लाउंज में बिठाते हैं उनको, फिर हम ड्राइंग रूम में नहीं बिठाते, उनके साथ हमारा तकल्लुफ का लेवल जरा ज्यादा है। अब यहाँ पे आपको फिजिकल बाउंड्रीज नहीं नजर आ रही, यहाँ पे आपको ये इंटेंजिबल बाउंड्रीज हैं जो कि नजर आ रही हैं कि आप उनको बिठाते हैं कि आओ आओ लाउंज में आके बैठ जाओ। लेकिन फिर कई बार ऐसी भी हमारे नेबर्स होंगे जिनको मैं कहूंगी कि अरे उस्मा तुम लाउंज में नहीं बैठो, आओ ना, आओ अंदर आ जाओ, किचन में चाय मैं बना रही हूँ, मेरे साथ खड़ी हो जाओ। यानी कि आप अपनी एक हदूद देखें, एक एक करके आगे आगे किसको कितना अंदर घर के घुसाना है, ये आप एक हदूद बनाते हैं हर एक के लिए। इसी तरीके से जब हमारे कुछ फैमिली मेंबर्स आ जाते हैं, कुछ फैमिली मेंबर्स तो लाउंज में होंगे, लेकिन अगर हमारे अम्मी अब्बू आ गए हैं, बहन भाई आ गए हैं, सास ससुर आ गए हैं, नंद भावज आ गई हैं, तो हम उन्हें क्या कहेंगे? हम उन्हें कहेंगे आ जाए, आप थक गई होंगी, सुबह की आई हैं, सफर करके आई हैं, आप आए अंदर लेट जाएं कमरे में, हम उनको ले जाएंगे, उनका हम ख्याल रखेंगे। तो ये वो हमारे हदूद हैं जो हमने तयन कर रखे होते हैं। फिर इसी तरीके से हम हर बात हर एक को नहीं बता रहे होते हैं, उसके लिए भी हमने अपनी अपनी बाउंड्रीज रखी हुई होती हैं। जब हम बाउंड्रीज की बात करें और हम इन हदूद की बात कर रहे हैं ना, तो देखने में आता है कि हम जब अल्लाह ताला को देखें तो अल्लाह ताला ने भी हमें ना बहुत क्लियर कट अपनी बाउंड्रीज बता दी है। अल्लाह ताला हमसे सूरह इखलास में कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। यहाँ अल्लाह ताला ने बाउंड्रीज बता दी हैं कि मुझे तुमने कैसे लेना है। मैं एक ही हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं है, मेरा कोई बेटा नहीं है, ना मैंने किसी को जना है, मेरा कोई हमसर नहीं है। यू सी, अल्लाह ने क्लियर कट एक बाउंड्रीज हमें बता दी है कि हमने जब अल्लाह के बारे में बात करनी है तो हमारी क्लियर कट बाउंड्रीज है कि अल्लाह कौन है, कैसा है। और हम अगर ये बाउंड्रीज ना होती ना, तो अल्लाह माफ करे, हम और चीजें सोचने में लग जाते हैं और बातें सोचने में लग जाते हैं। तो अल्लाह ने अपने बारे में क्लियर कट बाउंड्रीज बता दी है। इसी तरीके से जब हम देखते हैं कि कुरान भी जो है ना वो हमें डिफाइन कर रहा है, क्लियर हमें हमें डिफाइन कर रहा है, बाउंड्रीज दे रहा है, हमें बता रहा है कि किसके क्या राइट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो हाँ, इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से हमारी भी पर्सनल बाउंड्रीज होती हैं। और ये पर्सनल बाउंड्रीज जो होती हैं ये हमारा इट्स अ फॉर्म ऑफ सेल्फ केयर। ये जो है ना, ये हमारी हिफाजत करती हैं। कैसे? हमारे वक्त की हिफाजत करती हैं, हमारे इमोशंस की हिफाजत करती हैं, हमारी चीजों की हिफाजत करती हैं। और इट इज लाइक टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, आप क्या करना चाहते हैं, आप कैसे अपने साथ लोग आपको कैसे डील करें। यू सी, यू आर व्हेन यू हैव पर्सनल बाउंड्रीज, दैट मीन्स यू आर टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। और इसका मकसद क्या है? पर्सनल बाउंड्रीज का, मकसद हो जाता है रिस्पेक्ट देना, हमारी अपनी आइडेंटिटी को भी रिस्पेक्ट देना और हमारी अपनी वेल बीइंग को भी रिस्पेक्ट देना। जो पर्सनल बाउंड्रीज होती है ना, ये एक हमारी अलग करती हैं स्पेस को, दूसरों से हमें अलग करती हैं, मेरी हदूद और आपकी हदूद को जुदा जुदा करती हैं। एंड इट हेल्प्स अस फोकस ऑन व्हाट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अस। हमारे एम्स क्या है, हमारी वैल्यूज क्या है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, इस सारे को लेके चलती हैं। सो जो पर्सनल बाउंड्रीज होती हैं वो आपको सिखाती हैं या आप उसकी वजह से इस्टेब्लिश करते हैं लिमिट्स को। ये एक ऐसी इनविजिबल लाइन होती है जो डिफाइन करेगी स्पेस बिटवीन योरसेल्व्स एंड अदर। हमें इस काबिल बना देती है कि हमें किससे कितनी एक्सपेक्टेशंस रखनी है, और हम रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस दूसरों को भी देते हैं और खुद के लिए भी देते हैं। इसकी वजह से हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम अब बता सकते हैं अगलों को कि हाउ वुड यू लाइक टू बी ट्रीटेड। क्या आपका दिल, आप हाउ हाउ वुड यू लाइक टू बी ट्रीटेड? वुड यू लाइक टू बी लव्ड? वुड यू लाइक टू बी रिस्पेक्टेड, ट्रस्टेड और एक्सप्लॉइटेड? समटाइम्स आप अगर किसी का डोर मैट बनना चाहेंगे तो फिर आप डोर मैट बने रहेंगे, लेकिन अगर आपकी पर्सनल बाउंड्रीज होंगी तो कोई आपका नाजायज फायदा नहीं उठा सकता। इसी तरीके से हम लोगों को जो सेटिंग बाउंड्रीज इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, people will continue to do what you allow. Now, you get to decide what is and what is not allowed in your life. क्या ओके है, क्या नहीं ओके है, क्या एक्सेप्टेबल है, क्या नहीं एक्सेप्टेबल है, ये आप बताएंगे। क्या आप क्या आपके बाद आपका कोई अगर मजाक उड़ा रहा है तो आपके लिए क्या एक्सेप्टेबल है कि या नहीं? आप अपने, या आपको कोई मोटा मोटा बोलता चला जा रहा है, चाहे आप इमोशनली ड्रेन हो रही हैं, चाहे आप एम्बारस हो रही हैं, लेकिन आप उसको इजाजत दिए जा रही हैं।
ये आपके अपने ऊपर है कि क्या ये आपके लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं एक्सेप्टेबल है। अब यहाँ पे एक और चीज भी देखनी होगी कि यहाँ हम जब सिर्फ अपनी बात नहीं करेंगे, बाउंड्रीज का मतलब सेटिंग बाउंड्रीज में सिर्फ हमारी अपनी बाउंड्रीज नहीं आती, हमें ये भी रियलाइज करना होता है कि जहां हमारी हद खत्म होती है वहां दूसरे की हद शुरू होती है। तो फिर हमें जैसे हमें सेल्फिश नहीं हो जाना, हमने जो मैं अपने लिए चाह रही हूँ ना वो मैंने दूसरों के लिए भी चाहना है। हमें दूसरों की बाउंड्री के अंदर घुसने की इजाजत भी नहीं है। अगर हम अपनी बाउंड्री सेट कर रहे हैं और हम अपने आप को महफूज कर रहे हैं तो फिर हमने दूसरों की प्राइवेसी का भी ख्याल रखना है, दूसरों को भी रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, जैसे अगर मुझे नहीं पसंद कि मेरी नंदे मुझसे हर वक्त पूछती रहे कहाँ गई थी, क्या खरीदा, कितने का आया, तो इस तरीके से फिर मैं भी उनके घर जाके उनकी हर बात में, उनके बच्चों के बारे में, उनके बारे में क्वेश्चन नहीं कर सकती हूँ। इसी तरीके से मुझे भी अपनी भावज का ख्याल रखना है कि मैं जाके उसके घर में उससे ऐसी बातें ना करूं। फिर इसके अलावा हम जो बाउंड्रीज होती हैं उसकी सेटिंग से हम क्या करते हैं, वी डू नॉट अलाउ अदर्स टू टेक एडवांटेज ऑफ अस एंड वी डू नॉट टेक एडवांटेज ऑफ अदर्स एज वेल। अब देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या होते हैं। अगर हमने बाउंड्री सेट कर ली है तो बाउंड्री सेट करने से हमें फायदा क्या हो रहा है। बाउंड्री सेट करने से होता यह है कि हमारे सबसे पहले तो जो है ना, हमारे जो रिलेशनशिप्स होते हैं या हम खुद अपने आप को हेल्दी रखते हैं, हम अपने रिलेशनशिप्स को भी हेल्दी रखते हैं और अपने आप को भी। वो कैसे होता है, जब हमारी बाउंड्री सेटिंग हो जाती है तो हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो इम्प्रूव होती है। हमें अपनी वर्थ का पता होता है, हमें अपनी वैल्यूज का पता होता है, और जब पता होता है तो फिर हम उससे कम्युनिकेट भी करते हैं। आप रिलेशनशिप में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट से बच जाते हैं। आप अपनी वांट्स, नीड्स को अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं, और जब आप कम्युनिकेट कर पाते हैं और अपनी बाउंड्रीज को अच्छा हेल्दी बना लेते हैं तो फिर आप बर्न आउट भी नहीं होते, थकते भी नहीं है, और फिर उसके बाद आपको किसी से कोई नफरत, बुरा लगना, कोई हकारत या किसी की बात का बुरा, वो चीज भी खत्म हो जाती है। आप मैन्युपुलेट ही नहीं होते, आपकी एक बाउंड्री बन गई है ना, आप ओवर कमिटमेंट ही नहीं करते। आप आपके पास टाइम नहीं है लेकिन आप फौरन हाजिर नहीं हो जाते कि नहीं नहीं जी बिल्कुल मैं हाजिर हूँ, मैं आपकी खिदमत करूंगी, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, मैं ये काम कर दूंगी। सर सुबह आपको असाइनमेंट मिल जाएगी, जबकि अभी आपके पास टाइम नहीं है, अभी अपने घर जाना है, अपने घर के काम भी करने हैं, लेकिन आप कमिटमेंट्स, ओवर कमिटमेंट नहीं करते अगर आपकी बाउंड्रीज प्रॉपरली सेट हुई होती हैं। आप मैन्युपुलेट नहीं होते हैं, आप क्रिटिसिज्म का सामना करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, और आप इमोशनली स्ट्रांग हो जाते हैं। और इमोशनली स्ट्रांग होने की वजह से फिर क्या होता है, जो स्ट्रेस है, जो एंजाइटी है, जो आपकी चाहे ओवर कमिटमेंट की वजह से आ रही है या किसी भी वजह से आ रही है, आप उसको अवॉइड करते हैं। फिर आपका जो है ना वो टाइम भी बचता है, आपकी एनर्जी भी बचती है, आप दूसरों को अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस भी करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को भी अच्छे तरीके से एडवांस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, अगर आपकी हेल्दी बाउंड्रीज होंगी ना तो आप अपनी इबादत भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज। अब उसमें सबसे पहली बहुत मुझे तो इम्पोर्टेंट लगती है, ये आपकी आ जाती है फिजिकल बाउंड्रीज। अब फिजिकल बाउंड्रीज क्या करती है, फिजिकल बाउंड्रीज जो है वो प्रोटेक्ट करें। ये फिजिकल बाउंड्रीज वो नहीं है कि जो मैं कही थी मुल्कों की बाउंड्रीज है, मैं आपकी अपनी पर्सनल फिजिकल बाउंड्री की यहाँ पे बात कर रही हूँ कि फिजिकल बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करेंगी आपकी बॉडी को, आपकी स्पेस को, आपकी प्राइवेसी को। कैसे, आप ऑफिस में काम करते हैं, आप देखिए ये भी याद रखने वाली बात है कि जो बाउंड्रीज होती है ना वो कल्चर टू कल्चर, कस्टम्स टू कस्टम्स, एरियाज टू एरियाज, रिलीजन टू रिलीजन वेरी कर रही होती हैं। अगर यही एग्जांपल मैं आपको यूके में किसी को दे दूंगी तो वो उसके लिए सही नहीं होगी, क्योंकि वहां तो हाथ मिलाना, गले मिलना इज नॉर्मल, लेकिन बीइंग अ मुस्लिम अगर हम हाथ नहीं मिलाते हैं किसी मेल से तो आपसे ऑफिस सेटिंग में कोई आके हाथ मिला रहा है या कोई अनकंफर्टेबली क्लोज हो रहा है, तो ये आपकी पर्सनल फिजिकल बाउंड्री है। ठीक है, यहाँ पे आपने उसको अपनी बाउंड्री को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि हेल्दी बनाना है, ताकि आपकी कोई पर्सनल बाउंड्री को इन्वेड ना कर सके। ठीक है, इसी तरीके से आप अपनी स्पेस की पर्सनल बाउंड्री होती है। हमारे सेशन में जरूर टीनेजर बच्चियां भी होंगी, टीनेजर क्या, बहन भाई बच्चे भी होंगे।
अब आपकी बहन आ जाती है आपके कमरे में और आके कहती है कि अ, आपसे पूछती भी नहीं है, आपकी अलमारी खोलती है और आपकी अलमारी से आपका पर्स निकालती है और लेके चल पड़ती है कहीं पे, उसने पार्टी पे जाना है। यू सी, वो आपकी बिना पूछे आई है, आपकी अलमारी से चीज निकाल के चली गई है। तो ये हमें कई बार हम इतने ज्यादा इन्वेडिंग ऑफ आवर पर्सनल स्पेस के इतने आदी हो जाते हैं कि हमें तो पता भी नहीं चलता। यहाँ नहीं पता चलता, लेकिन फिर जब शादी होके हम जाते हैं ना और हमारी सास या हमारी नंद अचानक से हमारे कमरे में आके हमारी देवरानी कोई छेड़ाखानी करती है, कोई लिपस्टिक कोई चीज उठा के लेके जाती है कि भाई उसे जरूरत है, आज उसने ये ज्वेलरी पहननी है या उसे जूता शेयर करना है, तब हमें तकलीफ होना शुरू हो जाती है। तो ये वो हमारी पर्सनल स्पेस की बाउंड्री है। इसी तरीके से अगर स्पेस में हम अगर फिजिकल स्पेस बाउंड्री देखें, तो हम अपनी मेट्स को भी तो अलाउ नहीं करते ना कि हमारी अलमारियों में, हमारे बिला वजह हमारे फ्रिज में घुसे। जितनी हमने उनको इजाजत दी होती है वो उतना ही इन्वेड कर सकती हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकती हैं। इसी तरीके से आपकी प्राइवेसी, आपके कमरे में किसी का बिला इजाजत आ जाना, ये भी आपकी फिजिकल बाउंड्रीज में आता है। इसके बाद जो सेकेंड बाउंड्री आती है वो है, सेकेंड टाइप ऑफ द बाउंड्री इज इमोशनल बाउंड्रीज। इमोशनल बाउंड्रीज में क्या है कि किसी भी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए इमोशनल बाउंड्री बहुत जरूरी होती है। ये आपको बताती है कि दूसरे के इमोशंस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो उनकी फीलिंग्स और आप उनकी फीलिंग्स जो है वो आपके मूड को डिक्टेट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, आपका एक टीनेज बच्चा है, वो मेल्ट डाउन हो रहा है, उसको कोई परेशानी है, एग्जाम सर पे खड़े हैं, टेंशन है, एंजाइटी है, और उसमें क्या होता है, टीनेज बच्चों का तो मूड अक्सर खराब ही रहता है। तो वो उस मूड खराब में आते हैं और वो आके आपसे बदतमीजी करते हैं और आपको कुछ ऐसी बात कर जाते हैं जो कि आपके लिए बहुत हर्टफुल होती है। तो फिर यहाँ पे आपकी इमोशनल बाउंड्री का क्या काम है कि आपकी इमोशनल बाउंड्री अगर स्ट्रांग होगी तो उसकी चुभते हुए अल्फाज जो नेज़े की तरह आपके दिल पे आके लग रहे हैं वो आपको इफेक्ट नहीं करेंगे। आप वहां पे समझ जाएंगे कि ओके, शी इज अ टीनेजर, ही इज अ टीनेजर, वो बुरे फेज से गुजर रहा है, ही और शी डिड नॉट मीन इट। बच्चे आके बोल जाएंगे, अगर कोई टीनेजर्स में अक्सर ये आ जाता है, वो कहते हैं कि बस मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे आप अच्छी नहीं लग रही हैं, ऐसी कोई बात कर जाते हैं, तो हमारा दिल हम पकड़ के बैठ जाएंगे। लेकिन वो ऐसे ऐसे में अगर आपकी इमोशनल बाउंड्रीज स्ट्रांग होंगी तो यू विल टेल योर सेल्फ कि इट्स ओके, शी इज अ टीनेजर, शी डज नॉट मीन इट, वो जो कह रही है उसका मतलब वो नहीं है। इसके अलावा इमोशनल बाउंड्रीज में आ जाता है कि हम कितना, हम जब अगर हमारी इमोशनल बाउंड्रीज होंगी तो हम ओवर शेयरिंग नहीं करेंगे। जरूरत से ज्यादा जितनी बात बताने वाली है हम उतनी बात बताएंगे। जरूरत से ज्यादा हम बातें लोगों के साथ शेयर नहीं करेंगे। हम अगर किसी का फोन आ गया, उसने पूछा है जी हाँ और कैसी हो, क्या कर रही थी, तो हम जो शुरू हो जाए सुबह से, जी मैं सुबह उठी, मैंने खाना खाया, नाश्ता बनाया, बच्चों को ड्रॉप करने गई, ये किया वो किया, फिर वो मेरी सास ने मुझे ये कह दिया, फिर मेरी अम्मी का फोन आ गया, मेरे भाई ने अम्मी को बड़ा तंग किया हुआ है, करते 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 पूरे घर की बातें बता डालती गई बार। तो वो आपने ओवर शेयरिंग नहीं करनी है, आपने एक हद मुकर्रर करनी है कि या इससे ज्यादा आपके मुंह से बात दूसरे के सामने नहीं निकलनी है। इसी तरीके से आपकी ओवर शेयरिंग में सोशल मीडिया पे आप क्या शो कर रहे हैं ये भी आ रहा है। आप हर एक को बता रहे हैं कि आपने आज क्या खाया, आप कहाँ गए थे, किससे मिले थे, किस ब्रांड के कपड़े पहने। इन सारी चीजों को, ये सब ओवर शेयरिंग में आ जाती हैं, इमोशनल बाउंड्री के अंदर आती है। अगर आपकी इमोशनल बाउंड्री स्ट्रांग होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि ये आपकी ओवर शेयरिंग नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से इमोशनली हम बहुत ज्यादा ओवरवेल्म होते हैं अगर हम किसी टॉक्सिक इंसान के साथ रह रहे हैं। और कई बार ऐसे होता है कि हमारे अपने घर में बहुत करीबी हमारे रिश्ते ऐसे होते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं। हमारे वालिदैन हो सकते हैं, हमारे बच्चे हो सकते हैं, हमारा शौहर हो सकता है, हमारी हमारी सास हो सकती है, हु एवर दैट मे बी। अब उसके साथ तो रहना है, तो फिर उसकी कही हुई बातों से इमोशनली ड्रेन नहीं होंगे आप। ठीक है, और उस वक्त फिर आप क्या करेंगे कि आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यू विल प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। आप अपने आप को ज्यादा अहमियत देंगे, अपनी केयर को, अपनी सेल्फ केयर को अहमियत देंगे और पीपल प्लीजिंग बिहेवियर से बचेंगे। पीपल प्लीजिंग बिहेवियर जो होते हैं ना, अगर आपकी बाउंड्री सेटिंग अच्छी ना हो
जब जब पीपल प्लीजिंग बिहेवियर होता ही तब है जब आपकी बाउंड्री सेटिंग अच्छी ना हो। आप लोगों की निगाहों में अच्छा बनने के लिए ओवरली कमिट कर लेते हैं कि जी बिल्कुल मैं कर लूंगी, आपने बाजार जाना है मैं ले जाऊंगी आपको, जबकि आपकी अपनी तबीयत ठीक नहीं है, या आपका अपना कोई काम था, या बल्कि आपने अपने बच्चे को कोई पिक एंड ड्रॉप देनी थी। तो ये दूसरों की निगाहों में अच्छा बनने के लिए हम अ, अपनी बाउंड्रीज को वीक करते चले जाते हैं और अपना नुकसान करते चले जाते हैं। इसके बाद तीसरी टाइप ऑफ बाउंड्री जो आ जाती है वो है रिलीजियस बाउंड्री। रिलीजियस बाउंड्री जो होती है दैट प्रोटेक्ट्स द राइट्स टू बिलीव इन वॉट एवर यू वांट। आपने कौन सा रिलीजन रखना है आपकी मर्जी है, कैसे फॉलो करना है वो आपकी मर्जी है, आपकी अपनी बाउंड्री है वो। इसके अलावा आपके पास अगर रिलीजियस बाउंड्रीज आपकी स्ट्रांग है तो वो आपको करेज देंगी टू प्रैक्टिस योर रिलीजन। फॉर इंस्टेंस आप किसी शादी ब्याह पे गए हुए हैं, किसी सोशल इवेंट पे गए हुए हैं, नमाज का वक्त हो गया है और कोई भी नमाज के लिए नहीं उठ रहा, लेकिन आप नमाज पढ़ना चाहते हैं, तो फिर ठीक है आप उठेंगे, आप जाएंगे साइड पे जाके आप कोई जगह ढूंढेंगे और नमाज पढ़ के आ जाएंगे। कोई और पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा उससे आपको इफेक्ट नहीं होना चाहिए। या आपका कोई दोस्त आपको कह देता है कोई बात नहीं बाद में पढ़ लेना, लेकिन वहां पे आपकी अपनी बाउंड्री है कि क्या वाकई ये आपके लिए कोई बात नहीं है, क्या आपने नमाज नहीं छोड़ देनी है। फिर इसके बाद अगली जो टाइप ऑफ द बाउंड्री आ जाती है वो है टाइम बाउंड्रीज। टाइम बाउंड्री में क्या है कि हाउ यू स्पेंड योर टाइम। अब इसके अंदर हम समटाइम्स डिस्ट्रैक्शंस का शिकार भी हो जाते हैं, हम अपना टाइम वेस्टर्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। टाइम वेस्टर्स में हमारे पास सबसे पहले तो हमारा मोबाइल ही हमारा सबसे बड़ा टाइम वेस्टर होता है। हम अपना इंपॉर्टेंट काम छोड़ के, क्योंकि हमने कहते हैं वो फिर बाद में हो जाएगा, और हम टाइम वेस्टर्स में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमारा टाइम गलत तरीके से गुजरता है। एक तो ये चीज हो जाती है। फिर दूसरी टाइम बाउंड्रीज में चीज आती है कि आपको कोई कहता है कि मैं आज ना 5 बजे आपके घर आऊंगा, और फिर वो 5 से 6 होते हैं, 6 से 7 हो जाते हैं, और आप बैठे हैं और आपका काम था, आपकी कोई और कमिटमेंट भी है और आपकी रुक रही है। तो यहाँ पे आपकी टाइम बाउंड्री स्ट्रांग होने की जरूरत होती है। फिर आप उनको कम्युनिकेट भी करेंगे कि नहीं ये मेरा टाइम था, मैंने वहां जाना था, आप इसी टाइम पे आइए। ये हमें ऑफिस में भी जरूरत पड़ता है, अगर हम कोई ऑफिस में भी टाइम बाउंड्री जरूरी होती है। हमारी हर जगह पे टाइम, हमारे दीन में आप देखें नमाज में टाइम बाउंड्री की कितनी इंपॉर्टेंस है। फिर इसके बाद अगली चीज आ जाती है वो होती है मटेरियल बाउंड्रीज, कि आप क्या अपना पैसा किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, क्या अपनी अशिया कोई आपसे मांग रहा है उधार, आप क्या देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। आप एक एम्प्लॉयर हैं, आपको तनख्वाह मिलनी है लेकिन नहीं मिली है, तो फिर आपका हक बनता है कि आप अपनी तनख्वाह मांगे जाके, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ये आपका अपना हक बनता है। फिर बिना पूछे आपकी कोई चीज ले ले, ये सब चीजें टाइम बाउंड्रीज में आती हैं। अब बाउंड्रीज जो होती है डिफरेंट लोगों की डिफरेंट तरह की बाउंड्रीज होती हैं। कुछ होती हैं पोरस बाउंड्रीज होती हैं, कुछ हेल्दी बाउंड्रीज होती हैं, और कुछ जो है रिजिड बाउंड्रीज होती हैं। अगेन बाउंड्रीज डिफाइन करती हैं कि आपके लिए क्या एक्सेप्टेबल है और क्या एक्सेप्टेबल नहीं है। हम यहाँ 3 तरह के लोगों को देख रहे हैं, एक पोरस बाउंड्रीज वाले हैं, एक हेल्दी बाउंड्रीज वाले हैं, और एक रिजिड बाउंड्रीज वाले। जो पोरस बाउंड्रीज वाले लोग होंगे वो किसी को भी अपने करीब आने देंगे। पोरस बाउंड्री से मुराद मेरी है जिसकी बाउंड्री में सुराख है, जिसकी बाउंड्री वीक है, तो वो जो भी करीब आना चाहता है, जब भी उनसे फायदा उठाना चाहता है वो उसको करने देंगे। लेकिन जो हेल्दी बाउंड्रीज वाला होगा वो सोचेगा कि नहीं, जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दी है कि दूध वाला आया है तो उसको बाहर तक रखना है, और अगर कोई मेहमान आ गए तो उन्हें अंदर रखना है। तो जो हेल्दी बाउंड्रीज वाला होगा वो देखेगा कि किसको अंदर आने देना है और किसको नहीं अंदर आने देना। लेकिन जो रिजिड बाउंड्री वाला होता है वो हर इंसान को अपने से बहुत डिस्टेंस पे रखते हैं। इसी तरीके से आगे हम देखें तो जो पोरस बाउंड्रीज वाले होते हैं या वीक बाउंड्रीज वाले होते हैं वो लोगों पे बहुत जल्दी एतबार कर लेते हैं, वो चाहे स्ट्रेंजर्स भी होंगे ना उन पे एतबार कर लेंगे, ट्रस्ट कर लेंगे। हेल्दी बाउंड्रीज वाला जो है वो टाइम लगाता है अपनी दूसरे के लिए ट्रस्ट डेवलप होने में। इसके अलावा अगर हम तीसरी तरफ देखें रिजिड बाउंड्रीज वाले, तो वो किसी पे एतबार करते ही नहीं है। तो रिजिड बाउंड्रीज और जो पोरस बाउंड्रीज है ना वो एक्सट्रीम स्टेजेस हैं। हमें यहाँ जो हेल्दी रहने के लिए हमें दरमियान में रहना है। अच्छा, फिर जो पोरस बाउंड्रीज वाले हैं, अगेन हमने बात की थी कि वो पर्सनल इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा ओवर शेयर करेंगे, लेकिन जो हेल्दी बाउंड्रीज वाला होता है वो सोच समझ के अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ द इंफॉर्मेशन को शेयर करेगा। और रिजिड बाउंड्रीज वाला आप उनसे कोई मशवरा भी मांगेंगे तो वो आपको देने से गुरेज करेंगे, बिकॉज उनकी बहुत स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज होती हैं, वो इंफॉर्मेशन क्या, वो तो मशवरा भी नहीं देते। फिर जो पोरस बाउंड्रीज वाले होते हैं
उनको ना नहीं कहने आता। उनके पास वक्त है कि नहीं है, उनके पास एनर्जी है कि नहीं है, रिसोर्सेज हैं कि नहीं है, आप उन्हें काम डालेंगे और वो हाजिर जनाब। लेकिन जो हेल्दी बाउंड्रीज वाले हैं, जहां जरूरत है, जहां अगर उनमें टाइम नहीं है, एनर्जी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो वो आपको नो कह देंगे। और जो रिजिड बाउंड्रीज वाले होते हैं वो ऑलमोस्ट हर बात पे ना करने के आदी होते हैं। जो पोरस बाउंड्रीज वाले लोग होते हैं वो दूसरों की प्रॉब्लम्स में ओवरली इन्वॉल्व हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं दूसरे के। आई वुड नॉट से एम्पथी, एम्पथी में भी वो एक लेवल अप पे चले जाते हैं कि मतलब वो दूसरे की परेशानी को अपनी परेशानी बना लेते हैं। लेकिन जो हेल्दी बाउंड्रीज वाला होगा ना, वो दूसरे की परेशानी जरूर सुनेगा, उसमें इन्वॉल्व भी होगा, सिर्फ इस तरह के उसको सपोर्ट करे, ना कि खुद का घर, खुद की लाइफ, खुद की जिंदगी डिस्टर्ब करे, ऐसा नहीं होगा, बल्कि वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। जबकि जो रिजिड बाउंड्री वाला होता है वो दूसरों की प्रॉब्लम्स को बिल्कुल टोटली उधर से वहां से वो उनको डिटैच कर लेता है दूसरों की प्रॉब्लम से अपने आप को। जो पोरस और वीक बाउंड्रीज वाले होते हैं वो दूसरों की ओपिनियंस को फौरन अपने पे हावी कर लेते हैं कि अगर जी किसी ने मशवरा दे दिया या ओपिनियन दिया कि नहीं तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, तुम ना ये काम छोड़ के दूसरा बिजनेस कर लो, तो वो फौरन बात मान जाएंगे। लेकिन जो हेल्दी बाउंड्रीज वाला होगा ना, वो क्या करेगा, वो दूसरे की ओपिनियन, दूसरे की राय को बड़े गौर से सुनेगा, फिर उसमें से हेल्दी पॉइंट्स भी निकालेगा और फिर अपनी ओपिनियंस को रख के, अपनी राय को रख के, दोनों का मिक्सचर बना के उसको वैल्यू देगा, दोनों की ओपिनियंस को, अपनी भी और दूसरे की वैल्यूज को ओपिनियन देगा। लेकिन जो रिजिड बाउंड्री वाला होगा वो दूसरों की ओपिनियंस को टोटली निग्लेक्ट कर देगा। फिर आगे आ जाते हैं पोरस बाउंड्रीज में, जो है वो बहुत ये कम्युनिकेट करेंगे तो पैसिवली करेंगे, बहुत डरे समझे हुए करेंगे, बहुत अम, जी बिल्कुल, जी अच्छा मैं हाजिर, ऐसे करके बात करेंगे। लेकिन जो हेल्दी बाउंड्रीज वाला होता है वो बड़ा असर्टिवली कम्युनिकेट करता है, यानी कि उसकी आवाज में फर्मनेस होती है, जहां उसने ना करनी होती है वो बगैर जस्टिफिकेशंस के भी ना कर सकता है, जहां उसने अपनी फीलिंग्स कम्युनिकेट करनी है वो बड़ी असर्टिवली, बड़े अच्छे से फर्मली अपनी आवाज में एक वजन रखते हुए अपनी कम्युनिकेट करेगा। लेकिन जो रिजिड बाउंड्रीज वाले होते हैं वो आपको गुस्से से जवाब दे देते हैं, एग्रेसिव नेचर में आ जाते हैं। जो पोरस बाउंड्रीज में हम एक और चीज देखते हैं कि दे डज नॉट असर्ट पर्सनल वैल्यूज। लेकिन जो हेल्दी बाउंड्रीज वाले होंगे दे विल स्टैंड बाय देयर ओन वैल्यूज। नहीं जी मेरी ये राय है, मुझे ये पसंद है, मेरे बच्चे इसी किस्म के कपड़े पहनेंगे, दूसरे नहीं पहनेंगे, मतलब उनको दे नो, दे स्टैंड बाय देयर पर्सनल वैल्यूज। बट हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कॉम्प्रोमाइज का लेवल होता है, अडेप्टेबिलिटी उनमें मौजूद होती है। जबकि रिजिड बाउंड्रीज वाले वो बिल्कुल भी अपनी पर्सनल वैल्यूज के मामले में इनफ्लेक्सिबल, दे हैज, वो फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होते। अच्छा, अब आ जाता है कि फिर हमने ये सारी हमने देख लिया, हमने बेनिफिट्स भी देख लिए, हमने देख लिया कि सारी कौन से कैसे बाउंड्रीज वाले होते हैं। फिर हमने क्या करना है, हाउ टू सेट हेल्दी बाउंड्रीज। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसे है, अब जब अपने इसको मैं एग्जांपल से शुरू करूंगी, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपका बहुत ही प्यारा सा लॉन है, आपने उसमें बड़े प्यारे प्यारे फूल पौधे लगा रखे हैं, और अ, आप बहुत ख्याल रखते हैं, आपने वहाँ कुर्सियां भी रखी हुई हैं, आप वहाँ पे साथ में ना आपने अपने घर की फेंस बड़ी छोटी रखी हुई है, कोई वॉल्ड वो दीवारें नहीं है, और आपके लॉन में किसी को भी आपने इजाजत दी हुई है, कोई बात नहीं, मोहल्ले का, स्ट्रीट का कोई भी बंदा आ सकता है, वो आके देखना चाहे पौधों को, अगर पौधों को पानी देना चाहे तो ठीक है आ दे सकता है, अगर उसका दिल है तो मेरा लॉन इतना प्यारा है, मैंने कुर्सियां रखी हैं, कोई आके बैठ के चाय भी पीना चाहे तो आके पी सकता है, इट्स ओके, दे कैन यूज माई लॉन, आई हैव डेकोरेटेड फॉर एवरीबडी, मतलब हर एक के लिए ये। लेकिन फिर होता क्या है, कोई आता है तो कोई चाय पीने के लिए भी आया तो अपने मग्गे छोड़ के चला गया, कोई पानी देने के लिए आया तो जिस पौधे को अभी पहले कोई और पानी दे के गया था उसको ओवरली वाटरिंग हो गई है। अच्छा, फिर इस वाले पौधे को तो स्प्रिंकलर से पानी देना चाहिए था, बिल्कुल ऊपर छींटा मारना चाहिए था, उसके ऊपर पूरा पानी का जार ही जो है वो उलट दिया गया है, तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो फिर आपने वहां पर क्या करेंगे, आप कंडीशंस लगाएंगे कि किस वक्त आप आ सकते हैं। जी सुबह का टाइम, अर्ली मॉर्निंग इज गुड, अगर आप आना चाहते हैं मेरे लॉन में, आप पौधे आपको पसंद है, आप यू आर प्लांट लवर, तो इट्स ओके, यू कैन कम, बट अर्ली इन द मॉर्निंग,
क्योंकि वो टाइम है अप्रोप्रिएट। और हाँ, ये पौधे जो है ना, इनको पानी देना रोज अलाउड नहीं होता, हफ्ते में एक दिन पानी दिया जाता है या 3 दिन बाद पानी दिया जाता है। ये पौधे शेड से नहीं हटाने हैं, इनको शेड ही में रखना है, ये ज्यादा धूप नहीं बर्दाश्त कर सकते। आप अपनी कंडीशंस पे क्लियरली बता रहे हैं ना, आप बता रहे हैं कि नहीं, फिर अगर आपने पानी देना है ना, तो मेरे पौधों को पानी देने के लिए स्प्रिंकलर्स का इस्तेमाल करना है या पाइप का इस्तेमाल करना है, दिस इज योर चॉइस नाउ। आपने अपनी चॉइसेस को क्लियर एक्सपेक्टेशंस के साथ पहले कम्युनिकेट करना है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप हेल्दी बाउंड्रीज, अपनी पर्सनल हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं, तो फिर यू डिसाइड व्हाट योर रूल्स आर। आपने डिसाइड करना है कि आपकी हेल्दी बाउंड्रीज के क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगी, और कौन आपको कैसे ट्रीट कर सकता है और कौन आपको कैसे ट्रीट नहीं कर सकता। उसके लिए सबसे पहले आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड योर ओन लिमिट्स। आपको अपने आप को समझना होगा, क्या जो कमिटमेंट आप कर रही हैं वो आपके लिए बर्डन तो नहीं है, मसला तो नहीं बन जाएगा। आपकी दोस्त में से किसी ने कह दिया है कि मैं तो अगले 2 दिन मेरी जॉब में कोई मसला आ रहा है, मैं छुट्टी नहीं कर सकती और मेरा बेबी सिटर अवेलेबल नहीं है, और जो जिस भी वो डे केयर सेंटर में छोड़ती थी अपने बच्चे को, वो इन दिनों में बंद है। तो आपकी दोस्त आपको कहती है कि प्लीज मेरा बच्चा बेबी सिट के लिए रख लो ना, तुम उसका ख्याल रख लेना। लेकिन आप कहती हैं जी बिल्कुल मुझे दे जाना, मैं ख्याल रखूंगी, 2 दिन क्या तुम हफ्ता होगी, मैं ख्याल रख लूंगी। लेकिन घर में आपकी बच्ची के पेपर्स हो रहे हैं, वो बच्चा बड़ा शरारती है और वो घर में उधम मचा रहा है, और आपकी बच्ची के पेपर्स में उसकी पढ़ाई में डिस्टरबेंस आ रही है। या फिर आपके हस्बैंड को बहुत शोर शराबा उछल कूद पसंद ही नहीं है, और वो बच्चा इस नेचर का है कि वो घर में आके शोर शराबा उछल कूद करेगा। या आपके हस्बैंड को या सास को इस बात पे एतराज है कि तुम किसी का भी बच्चा लेके घर में आ गए हो, वट एवर दैट कैन बी। मैंने आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दी है। तो आप यहाँ कमिटमेंट करने से पहले अपनी लिमिट्स को आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या लिमिट्स है। क्या फिर आपके पास टाइम भी है इस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए? या फॉर इंस्टेंस आपको ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट मिल गया है और उन्होंने कहा है कि मुझे ये काम, आपके बॉस ने छुट्टी से 10-15 मिनट पहले या 2 घंटे पहले भी कह दिया कि मुझे ये बनी हुई असाइनमेंट चाहिए है कल। तो फिर आप ये देखेंगे कि क्या आपके पास घर में ये टाइम है कि आप कहेंगे जी बिल्कुल मैं कर लूंगी, मैं कमिट करती हूँ, कल मैं आपको सबमिट करा दूंगी। या जैसे हदाया ग्रुप ने मुझे कहा है कि मैं आज प्रेजेंटेशन ले लूं, तो इन्होंने भी मुझे कमिट करने से हफ्ता 2 हफ्ता पहले बताया है। फिर मैंने देखा हाँ मैं सैटरडे को अवेलेबल हूँ कि नहीं हूँ, मेरी कोई लिमिटेशंस तो नहीं है कि मैं 9 बजे के लिए आज अवेलेबल होंगी कि नहीं होंगी। सो यू सी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड योर ओन लिमिट्स, ठीक है। आपके पास टाइम है, आपके पास एनर्जी है, क्या आप वो काम कर सकती हैं, क्या आपकी सेहत इजाजत दे रही है? पहले आपने अपनी लिमिट्स को करना है। फिर उसके बाद यू हैव टू पे अटेंशन टू योर इंट्यूशंस एज वेल। समटाइम्स आपको अलार्म बज जाता है कि ये काम आपके बस से बाहर है, ये आप नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस आपके हस्बैंड फोन करके कहते हैं कि आज ना वो कोई मसला हो गया, तो मैं अपने दोस्त आएंगे, मेरे ऑफिस के बंदे होंगे या मेरे दोस्त अहबाब होंगे या मेरे को मिलने मिलाने वाले हैं, रात को वो खाना खाएंगे हमारी तरफ, तो तुम कुछ अच्छा सा पका लेना। यहाँ पहले आपने देखना है कि आपकी, ठीक है अब उन्होंने इनवाइट कर लिया है, वो आएंगे, यहाँ फौरन आप देखेंगे आपकी लिमिट्स क्या है। आप फौरन से नहीं कह देंगे कि हाँ मैं हलीम पकाऊंगी। क्या हलीम का सारा सामान आपके पास मौजूद है? अगर मौजूद है तो फिर आप हलीम पकाना शुरू करेंगे। अगर नहीं है तो फिर आप देखेंगे कि कौन कौन से रिसोर्सेज घर में मौजूद हैं या मैं बाजार से इस टाइम ला सकती हूँ, तो फिर वो आप पकाने के मेन्यू बनाएंगी, ठीक है। फिर आप ये देखेंगे कि नहीं मैंने तो आज प्लान किया हुआ था कि मैंने तो आज कपड़े धोने थे, अब रात का खाना तो कोई बात नहीं, मैं भी कपड़े धो लेती हूँ, रात को खाना बना लूंगी। लेकिन फिर आप सोचते हैं कि नहीं, हलीम पकाने में और पाए पकाने में तो मुझे इतना वक्त लग जाएगा, इसके साथ मेरे लिए जो है ना वो मैं अगर बर्तन सॉरी कपड़े धोने लग गई तो मेरा टाइम जाया हो जाएगा। यू सी, आपका अलार्म बज रहा है, आपको वो बता रहा है कि ये आपसे काम हो भी सकेगा या नहीं हो सकेगा। या आपको समटाइम्स पता चल जाता है, आपके घर में घर वालों के मूड से पता चल जाता है कि आज फलां का मूड खराब है। तो जब पता चल रहा है कि मियाँ का, सास का, अम्मी का या बच्चे का मूड ऑफ है, तो फिर उनको ट्रिगर्स मत दें, आपको अलार्म्स बज रहे हैं। आपकी लिमिटेशंस को अपनी अंडरस्टैंड करें कि अगर लड़ाई लग गई तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पे आपने अपनी जब बाउंड्रीज को सेट कर रहे हैं ना, तो आपने पहले अपनी लिमिट्स को अंडरस्टैंड करें और फिर अपनी इंट्यूशंस, आपको जो अलार्म सिस्टम आपके अंदर बज रहा है उसको अंडरस्टैंड करें। फिर उसके बाद सबसे एक और इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है, रिस्पेक्ट योर सेल्फ।
रिस्पेक्ट योर सेल्फ के बारे में मैं सोच रही थी तो मुझे ख्याल आया कि अक्सर होते हैं ना, मीम्स बहुत आजकल बन रही होती हैं कि डॉक्टर ने अम्मी को कहा है आराम करने को, लेकिन अम्मी क्या कर रही हैं? अम्मी चढ़ी हुई हैं और जाले साफ कर रही हैं और एक्स्ट्रा डस्टिंग शुरू कर दी हैं और सफाइयों में लग गई हैं या एक्स्ट्रा खाने पकाने लग गई हैं। तो ये हमारी माओं के साथ होता है, कभी हमारे साथ भी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपकी तबीयत नहीं ठीक है, अगर आप वहां पे आपकी सेहत आपको इजाजत नहीं दे रही है, तो प्लीज रिस्पेक्ट योरसेल्फ और अपने अपना ख्याल रखें, वहां पे ब्रेक ले लें। कोई बात नहीं, आज सफाई नहीं हुई कल हो जाएगी, आज आप आराम कर लें, क्योंकि आज आपने वो ऑक्सीजन मास्क पहना तो कल आप घर वालों का ख्याल रखने के काबिल भी होंगे। ऑक्सीजन मास्क की एग्जांपल मैं एक्सप्लेन भी कर देती हूँ इसका। जब हम जहाज पे बैठते हैं तो जहाज पे बैठते हुए हमें बताई जाती है हिफाजती तदबीर कि अगर आपको कोई इमरजेंसी हो जाती है तो ऊपर से ऑक्सीजन मास्क गिरेंगे, तो अगर गिरेंगे तो आपने ऑक्सीजन मास्क लगाना है। लेकिन अगर आपके साथ बच्चा बैठा हुआ है तो बीइंग अ मदर आप क्या करेंगे? फौरन से ऑक्सीजन मास्क बच्चे को लगाएंगे नहीं, आपने पहले अपने आप को लगाना है और फिर बच्चे को लगाना है, क्योंकि बच्चे को लगाते लगाते आपका अपना सांस खत्म हो गया, आपने अपने आप तो फिर आप लेटर ऑन खुद भी नहीं रहेंगे और बच्चे को भी मदद नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि पहले अपने आप को रिस्पेक्ट दें, ऑक्सीजन मास्क खुद लगाएं, ताकि फिर जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो आप ऐसे तरीके से पूरी कर सकें। एक्सक्यूज मी एक सेकेंड, आई एम सो सॉरी। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है, ये अभी स्लाइड नहीं चेंज हो रही। हाँ जी, यू हैव टू बी क्लियर अबाउट योर ओन वैल्यूज एंड इंटरेस्ट। अब ये क्या है? आपको ना, सॉरी मेरे ख्याल में दो स्लाइड्स आगे होगी। हाँ जी, आपको जो है ना, आपने अपने अपने बारे में, अपनी वैल्यूज के बारे में, अपनी इंटरेस्ट के बारे में क्लियर होना है। आपने, सो सॉरी मेरी, हाँ जी, आपने जो है ना अपनी अपने इंटरेस्ट के बारे में, अपने आपको अपने बारे में जानना है, अपने इंटरेस्ट के बारे में जानना है कि आपको खुद, आपको अपना वक्त गुजारना कैसे पसंद है, किसके साथ पसंद है। अम, आप क्या सिर्फ इसलिए कि अगले बंदे खुश हो जाएंगे आप वहां बैठी हुई हैं उस महफिल में जहां आप जाना नहीं चाह रही हैं, आपका दिल नहीं था कोई ऐसी पार्टी या कोई ऐसी महफिल अटेंड करने पे, लेकिन आपको मजबूरन आना पड़ा है। वहां पे आप किस लिबास में आना चाहती हैं, आप क्या बात करना चाहती हैं, इसके बारे में आप खुद अपने बारे में क्लियर होंगी जब आप बाउंड्री सेट करेंगी। फिर उसके बारे में आपको ये भी बताना चाहिए कि आपके अपने इंटरेस्ट क्या है, आप अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रही हैं। आपने अपना टाइम हेल्दी एक्टिविटीज में स्पेंड करना है, अपने आप का ख्याल रखना है, सेल्फ केयर में, अपने आप को अच्छी हॉबीज में इन्वॉल्व करना है। अ, फिर आ जाता है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए जो बड़ी जरूरी चीज होती है वो माइंडफुल टेक्निक्स होती हैं। माइंडफुल टेक्निक्स एक अलग बहुत लंबा टॉपिक है कि जिसके लिए सीखनी पड़ती हैं, लेकिन अगर आप सर्च करेंगे तो गूगल पे आपको इसके बारे में बहुत कुछ मिल जाएगा। अच्छा, इसके बाद आ जाता है कम्युनिकेट क्लियरली। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। When you are communicating, you should be very direct and very concise. आपने जो बात कहनी है, अपने बारे में कम्युनिकेट करनी है, अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपनी वैल्यूज के बारे में आपने बहुत छोटी बात करनी है, लंबी नहीं करनी है। जब हम बहुत लंबी लंबी तमहीदें बांधना शुरू कर देते हैं और लंबी लंबी बातें करना शुरू कर देते हैं तो उसमें हमारे साथ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो आपने डायरेक्ट बताना है कि आप, और बात करते हुए आपने आई लैंग्वेज को यूज करना है। यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि आई डोंट फील कंफर्टेबल, आई एम नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग ऑन दिस टॉपिक। कोई आपसे ऐसी बात करे जिसके बारे में आप बात नहीं करना चाहती, तो आप वहां पे क्लियरली एक ना करेंगे। और कैसे करेंगे? आप आई लैंग्वेज को यूज करेंगे, रखेंगे आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट कंफर्टेबल। या आपके वेट के बारे में कोई बहुत ज्यादा कमेंट्स कर रहा है कि मोटी मोटी आपको बोले चला जा रहा है, या आपकी लाइफ चॉइसेस के बारे में कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, आपको शायद ना पसंद आ रहा हो उसके बारे में, तो आपने अगेन उनको कम्युनिकेट करना है क्लियरली, फॉर्मली, छोटी बात करते हुए और आई लैंग्वेज को यूज करते हुए कि आई डोंट लाइक इट व्हेन यू से लाइक दैट, आई फील हर्ट, मुझे बुरा लग रहा है, मुझे तकलीफ होती है, मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप मुझे ऐसे कह देते हैं।
तो क्या हम किसी और चीज के बारे में बात कर लें, या कोई ऐसी बात आपके बारे में पूछना चाहते हैं, आप बताएं नहीं मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती, मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगी। सो यहाँ पे ना आपने अ, ये भी देखना है कि क्या किस बंदे से आप बात कर रहे हैं, इसका बहुत ख्याल रखना है। बीइंग असर्टिव या बीइंग हैविंग अ सेट बाउंड्री, हैविंग बाउंड्रीज डज नॉट मीन कि आप बदतमीज बन जाए, डज नॉट मीन कि आपको किसी को भी बुली करने की इजाजत है, डज नॉट मीन कि आप किसी का बुरा करें। इसका मतलब ये होता है कि आपने इज्जत से बात करनी है और अपना प्रॉब्लम दूसरे के सामने कम्युनिकेट करना है। आपने राइट टाइम चूज करना है, आपने राइट प्लेस, राइट अल्फाज का चुनाव करना है, अपनी वॉइस को अपनी काम रहना है बात करते हुए, और बहुत पोलाइट लैंग्वेज में बात करनी है। और अब ये तो नहीं है ना कि अगर आपको कोई बात हस्बैंड के साथ आपने डिस्कस करनी है और आपको उनकी बात पसंद नहीं आई थी, वो ऑफिस से आए हैं, थके हुए हैं, अभी उनका मूड फिर भी आपको लग रहा है कि आज खराब है, और आप वहीं शुरू हो जाए कि नहीं नहीं आज तो मैंने आपसे बड़ी जरूरी बात करनी थी, जो कल आपने मुझे ये कहा था ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था, या आपकी बहन मुझे कल मेरे घर के बारे में मुझे गंदा गंदा घर मेरे घर के बारे में कमेंट कर रही थी कि मेरा घर छोटा है या मेरा घर गंदा है, मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। नहीं भाई, आपका हस्बैंड अभी घर आया है, लुक एट द टाइम, ही इज टायर्ड, ही नीड्स योर अटेंशन, ही नीड्स योर टाइम, ठीक है। उसके बाद फिर गाहे बगाहे आहिस्ता तमीज से आप जरूर कम्युनिकेट करें अपनी बात को, लेकिन आप टाइम भी देखें, आप प्लेस भी देखें, और अपना वॉल्यूम, अपनी बात इंतहाई पोलाइटली करें। इसके अलावा जो बहुत जरूरी चीज होती है कि आपको असर्ट कंसिस्टेंट रहना होगा, आपको फर्म रहना होगा, आपको असर्टिव रहना होगा। अब उसके लिए क्या है कि आप जो है यू डोंट लेट अदर्स पुश योर बाउंड्रीज। असर्टिव का मतलब है कि जो आपने बाउंड्रीज रख ली है ना, अब आप उसके ऊपर क्या है, कंसिस्टेंट है, आप फर्म है। आज आपने कहा है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल अपनी दे देती हूँ कि मुझे आज 11 साल हो गए हैं काम करते हुए, हमारे बच्चे डिपार्टमेंट है अलहुदा का, उनके साथ काम करते हुए, और हम वहाँ पे एज ए वॉलेंटियर वर्कर, जो भी हम टीचर्स हैं वहाँ पे एज ए वॉलेंटियर वर्कर्स काम करती हैं और बच्चों की तरबियत में काम करती हैं। तो जब मैंने वहाँ पे बिल्कुल 11 साल पहले की बात करी हूँ, जब मैंने बिल्कुल नया नया वहाँ काम करना शुरू किया, तो हमारी हफ्ते में एक दिन जुम्मे के दिन क्लास होती है 4 से लेके 6 बजे तक। तो वॉलेंटियर वर्कर्स थे, अगर हम छुट्टी भी कर लें तो हमें कोई डांटता तो नहीं था, लेकिन अपना कंसाइंस भी तो होता है ना, अपना जमीर भी तो मुलामत करता है कि मैंने कमिटमेंट की थी मैं पूरी नहीं कर रही। अब होना ये कि जैसे ही जुम्मे का दिन आना तो मेरी अम्मी ने मुझे कह देना कि वो तो मेहमान आ रहे हैं, आज छुट्टी कर लो, बहुत जरूरी है। फिर मैं छुट्टी कर लेती थी। फिर अगला जुम्मा आना तो पता चलना कि नहीं आज तो ना मुझे शॉपिंग पे ले जाओ, या मेरी सास ने मुझे बुला लेना कि नहीं नहीं बस आज तुम हमारी तरफ आके रहोगी। तो और मैंने फिर छुट्टी करना चले आना। फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, यहाँ पे मुझे एक अब बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी, मुझे अपने बारे में बताना पड़ेगा। फिर मैंने हर एक को क्या किया, पूरा हफ्ता बताना शुरू कर दिया कि फ्राइडे को तो 4 से 6 मैं चाहे जो मर्जी हो जाए अवेलेबल नहीं होती, फ्राइडे को तो मेरा बहुत काम है, फ्राइडे को तो मेरा बहुत काम है। मैंने इतना इतना कहना शुरू किया। फिर ऐसा होना कि अगर हमारे घर कोई मेहमान आ भी रहा होता था तो फिर मेरी अम्मी मुझे नहीं रोकती थी, कहती थी ठीक है तुम कमिटेड हो तुम जाओ। या अब आने वाले मेरे घर में आने वाले लोगों को भी पता है कि जुम्मे के दिन 4 से 6 अफीफा घर पे नहीं होती है, चाहे जो मर्जी कर लो। तो यू सी, मुझे पहले अपने आप को कम्युनिकेट करना पड़ा, अपने आप को डिफाइन करना पड़ा कि क्या मेरे लिए जरूरी है। फिर मुझे उसके ऊपर अपने आप को फर्म रहते हुए कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ी, और मैंने हर एक को बड़ा क्लियरली कम्युनिकेट किया कि मेरे लिए क्या चीज वैल्यू रख रही है और इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरीके से हम अपने आप को जब प्रॉपरली कम्युनिकेट करते हैं तो, और असर्टिव रहते हैं, उस पर फर्म रहते हैं, कंसिस्टेंट करते हैं, तो फिर हम अपनी बाउंड्री सेट करते हैं। अब बाउंड्री सेटिंग में जब मैं असर्टिव का लेती हूँ ना, तो कई बार उसका नेगेटिव असर ये आता है कि लोग जो है ना वो सेल्फिश एटीट्यूड की तरफ चले जाते हैं। असर्टिव का मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फिश हैं या आप एग्रेसिव हैं या आपने गुस्से में आ जाना है, नहीं। यहाँ पे आपने कोई, जहां अगेन आपकी हद खत्म हो रही है ना, वहां दूसरे की हद शुरू हो रही है। तो एक घर में रहते हुए समटाइम्स आपको दूसरे की बाउंड्रीज का भी ख्याल रखना है, दूसरे का भी करना है। तो वहां पे आपको बड़े ख्याल से और तरीके से लेके अपने आप को चलना होगा, सेल्फिश नहीं बन जाना, एग्रेसिव नहीं हो जाना। देन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू नीड टू लर्न टू से नो। अब जो जिनकी बाउंड्रीज बहुत अच्छी हेल्दी सेट हुई हुई होती हैं, दे नो
कि कब ना की जा सकती है। अगर जरूरत है, अगर आपकी एनर्जी नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, रिसोर्स नहीं है, तो आप ना कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपने पहले अपनी अगेन आपकी लिमिट्स अगर रिकॉग्नाइज होंगी, आपको अपनी वैल्यू टाइम एनर्जी के बारे में पता होगा, और अगर जरूरत पड़ेगी तो आप ना कहने के काबिल हो जाएंगे। अब वो कैसे होगा, छोटा सा मैंने कहा उसके ऊपर भी बता लूं कि ना करने के लिए आपको ये नहीं है कि आज आपने सेशन लिया है तो कल आपको कोई काम कह दी तो आप फटाफट, वैसे तो आप हर बात में हाँ कर देते हैं, लेकिन आज आप ना कर देंगे तो आपके हस्बैंड, आपके बच्चे इफेक्ट हो सकते हैं उससे। तो उसके लिए क्या है कि आपने यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल। ठीक है, लो स्टेज इशू से आपने स्टार्ट लेना है। जैसे अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है और बच्चे कह रहे हैं पार्क जाना है, तो आप उनको बताएं नो आई एम सॉरी, आई कैन नॉट गो। अदरवाइज होता है ना कि माए नहीं तबीयत ठीक है कि नहीं ठीक है, राजी है हर जगह जाने के लिए, या मियाँ ने कहा है कि आज ना हमें फलां के घर डिनर पे जाना है या करना है, तो आप बता सकते हैं कि नहीं आज मेरा, मुझे ये सोशल गैदरिंग्स पसंद नहीं है, मेरा वहां जाने पे दिल नहीं है। छोटी जगहों से, छोटी छोटी चीजों से आप शुरू करें। और बहुत अब जब आप, और बहुत रीजनेबल नो होना चाहिए, अनरीजनेबल नो नहीं होना चाहिए, रीजनेबल नो होना चाहिए। और अब जैसे अगर ईद पे वैसे आप जाते हैं अपने ससुराल में ईद करने, लेकिन इस बार आप ईद पे कहें नहीं मैं तो बड़ी, मेरी बाउंड्री सेट होगी, आइंदा से मैं ईद अपने घर करूंगी, तो नहीं, जो आप चीज चल रही है आहिस्ता आहिस्ता गाहे बगाहे आप अपनी बाउंड्रीज को ड्रॉ करेंगे ना, और ना कहेंगे। इसी तरीके से फिर अगर आप रीजनेबल बातों पे कर रहे हैं तो फिर आपको गिल्ट की फीलिंग भी नहीं आएगी। आप, यू विल नॉट फील ऑब्लाइज्ड कि हाँ भाई मैंने तो उसको ना कर दी, आज उसके बच्चे को मैंने रखने का वादा किया था कि मैं बेबी सिट करूंगी, वादा ही ना करें ना। अब मैं ना कर रही हूँ तो उस टाइम पे आपको पता नहीं चाहिए कि नहीं मेरा मसला है, मेरी बेटी के एग्जाम्स हैं या मेरे मियाँ को पसंद नहीं है, तो देन यू विल नॉट बी ऑब्लाइज्ड, यू विल नॉट फील गिल्टी अबाउट इट। और फिर इसके अलावा तीसरी चीज, अगर आप ना कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप जिसको ना कर रहे हैं उसको ऑल्टरनेटिव्स भी दे सकते हैं कि कोई और तरीका बता दें कि उसका काम किसी और तरीके से हो जाए। अगर आप नहीं कर सकते, आपकी एनर्जी नहीं है, टाइम नहीं है, तो वो किसी और तरीके से उसको मैनेज कर लें, उसके लिए आप उसको ऑल्टरनेटिव दे सकते हैं। इन द लास्ट मैं आपको ये कहूंगी कि डू नॉट जस्टिफाई, apologize for or rationalize the healthy boundary you are setting। अगर आप कोई, अगेन वही बात है कि अगर आप हेल्दी बाउंड्री सेट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अपोलोजेटिक नहीं होना, जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। आपको अपने दिल को इत्मीनान रखना है, गिल्टी फील नहीं करना है। डू नॉट आर्ग्यू, जस्ट सेट द बाउंड्री कामली, फर्मली, क्लियरली एंड रिस्पेक्टफुली। Love yourself enough to set boundaries. Your time and energy are precious, and you get to decide how you use them. You teach people how to treat you by deciding what you will and won't accept. I hope आज का सेशन आपके लिए प्रोडक्टिव रहा होगा. If you want to ask something. अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैंने आपसे लाइक क्वेश्चन किया था वैसे इसी चैट में ही, लेकिन मैं अगेन वैसे पूछ लेती हूँ मैं मैम। चैट लाइक में मेरी थी, सॉरी। मैं आपको बता देती हूँ एक्चुअली लाइक समटाइम आई फील दैट कि जब मैं किसी भी चीज को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं होती ना, मतलब मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो आई थॉट कि मैं समटाइम पीपल प्लीजर बन जाती हूँ। और लाइक और मेरा ये है कि अगर कोई मजाक भी कर दे ना, तो मैं उसको अगर कामली रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ ना, तो वो मेरा थोड़ा सा रूड बिहेवियर चला जाता है। मतलब एक मेरी पर्सनालिटी में ये थोड़ा सा इशू आ रहा है। ठीक है, उसके लिए ना आपको प्रैक्टिस करनी होती है। हम देखें, मैं बच्चों में स्पेशली अगर मैं टीनेजर्स में, तो मैं उनको बहुत ज्यादा ये गाइड करती होती हूँ, शीशे के सामने बैठ के बात करना। आप शीशे के सामने बैठें, अपने आप को डिफरेंट सिचुएशंस दें और प्रैक्टिस करें कि आइंदा जब ऐसी मैंने आपको कहा कि आपको इंट्यूशंस हो रही होती हैं, हमेशा हमें पता होता है कि आगे से कुछ ऐसी बात आ सकती है। तो ऐसे हालात में थोड़ा सा अपने आप को तैयार करने के लिए आप शीशे के सामने प्रैक्टिस किया करें बात करने की, कि अगर मुझे किसी ने ये कहा तो मैं बड़े आराम से ये कह सकती हूँ। सिनेरियोस तैयार करें, लिख लिया करें, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। यस मैम, इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। मुझे कोई और, हाँ जी जी किरण। मैम आवाज आ रही है मेरी? हल्की आ रही है, थोड़ा सा ऊंचा बोले।
अब आवाज सही आ रही है? जी 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 जी। मैम मेरा क्वेश्चन है, सम टाइम हर इंसान की लाइफ में ऐसा होता है कि एक फेज आता है जब उसे समझ नहीं आ रही होती है मैंने क्या करने या मैं कहाँ से स्टार्टअप लूँ। एक डिप्रेसिव सा फेज होता है जिसकी समझ ही नहीं आती कि मसला क्या है। वैसी सिचुएशन में इंसान को कैसे स्टार्ट करना चाहिए? कोई ऐसी अच्छा, हैबिट्स बताएं हाँ, सबसे पहले या तो कोई रूटीन। सेल्फ केयर, सबसे पहली चीज होती है सेल्फ केयर, सेल्फ लव। अपने आप से मोहब्बत करें। अपने आप से मोहब्बत करने का हरगिज मतलब नहीं होता कि हम सेल्फिश बन जाएं, कि जी जो मैंने खाना है बस वो मुझे ही मिलना चाहिए, या जहां मैं जाना चाहती हूँ बस मैं ही जाना चाहती हूँ। सेल्फ लव से मुराद ये है कि आप थोड़ी देर बैठें, अपने आप से बात करें। जो काम आपको पसंद है, कोई एक्टिविटी वहां से शुरू करें। कोई काम अगर आपको पसंद है, कोई हॉबी आपको पसंद है, छोटे लेवल पे वो स्टार्ट करें। वॉक करें, एक्सरसाइज इज मस्ट। ये सारी वो चीजें हैं जो हमें हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाती हैं। अगर हम डिप्रेशन में भी है ना, तो वहां पे ये माइंडफुलनेस टेक्निक्स होती हैं, वो अपनाने से, और सेकेंडली एक्सरसाइज करने से बहुत फर्क पड़ता है। एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, तो हम अपना सेल्फ केयर कर रहे होते हैं। मैम ये सब करते हुए भी जहन वहीं पे अटका है, कुछ ऐसी थॉट्स हैं जिन्हें हम चाहते हैं कि जिंदगी से दूर हो जाए लेकिन नहीं हाँ, जाती हैं, तब क्या करें? अच्छा, उसके लिए ना हम अगर कोई ऐसे ज्यादा मसला आ रहा होता है तो हम सेशंस ले लेते हैं। उसमें जो है ना, अब ऑब्वियसली ये 2 मिनट के अंदर वाले क्वेश्चंस वाले में नहीं होता ना, फिर हम एक्सप्लोर करना पड़ता है कि वो क्यों ऐसे हो रहा है। जब हमें रीजन, कॉज पीछे से मिल जाता है तो फिर हम उसको केटर कर सकते हैं। मैम लेकिन ऐसे होता है ना, सेशंस लेते हैं थोड़ी देर उसका असर रहता है और थोड़ी देर हम प्रैक्टिस भी करते रहते हैं लेकिन फिर से वही फेज शुरू हो जाता है। नहीं, ऐसे नहीं होता, फिर कहीं ना कहीं कोई गलती हो रही है। सेशंस में जो सिखाया जा रहा है ना, वो हम अपनी लाइफ में उनको लेके नहीं चल रहे हैं। हम वहां पे कोई ना कोई गलती कर रहे हैं, अपने साथ फेयर नहीं है। जी मैम, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। जी, कनीज फातिमा। अच्छा तो मैम मुझे भी ना सेशन चाहिए आपका सजेशन में, आपने खुद ही कह दिया। मुझे आपका नंबर चाहिए, कुछ सेशन। मेरा एक बहुत ही पर्सनल इशू है, मैं हाँ, ठीक पर्सनली है। डिस्कस कर सकती हूँ। हाँ तो जी, हाँ जी। मेरा नंबर हिदाया सिस्टर्स के पास है। मैं वैसे, आप वहां से भी ले सकती हैं, मैं उनको दे दूंगी, वो ग्रुप पे शेयर कर देंगी। ठीक जज़ाकल्लाह है, मैम, बहुत। जज़ाकल्लाह। अफशीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनम बात कर रही है? नहीं, नहीं, मैं अफशीन बात कर रही हूँ। अफशीन जी, अफशीन। एक्चुअली मैं अभी तकरीबन 4 महीने पहले यहाँ पे यूएसए में आई हूँ फॉर माई स्टडीज। जी व्हेन आई वाज इन पाकिस्तान, तो कुछ चीज़ें थीं जिन जो लाइक मैं बहुत ज़्यादा ना प्रैक्टिस कर रही थी। फॉर एग्जांपल मेरी लाइक प्रेयर्स में स्ट्रगल हो गई बिकॉज आई एम टेकिंग बेबी स्टेप्स टूवर्ड्स अल्लाह। जी तो वो चीज़ें यहाँ पे आई हूँ, तो ऐसा नहीं है कि लाइक यहाँ पे आके तो वो इनके जो इनका जो कल्चर है मैंने उसको अडॉप्ट कर लिया, ऐसा हरगिज़ नहीं है। लाइक मैं टू बी ऑनेस्ट, मुझे यहाँ पे आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डरने लग गई हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बाहर निकलती हूँ, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बिकॉज़ मैं 24 घंटे जो ना अपने घर पे हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ अगर स्टडीज़ के लिए जाना है, कोई क्लास लेनी है, तो मैं उसी के लिए बाहर जा रही हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं जा रही हूँ। एंड उन चीज़ों की वजह से मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे दिमाग में ये थॉट्स बहुत ज़्यादा ना जगल करना स्टार्ट हो गई हैं कि अगर मैं अपने आप को थोड़ा-सा जो है वो सोशलाइज़ करती हूँ, तो कहीं मैं इनका जो कल्चर है वो अडॉप्ट ना कर लूँ। कहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही हूँ अपने रिलीजियस पर्सपेक्टिव को लेके, तो मतलब वो चीज़ें जो है ना वो कहीं मैं कंप्रोमाइज़ करना ना शुरू कर दूँ। जी अफशीन। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं घर पे होती हूँ, तो भी मेरी जो प्रेयर्स हैं सम टाइम वो स्किप हो रही होती हैं, वो मुझसे मिस हो रही होती हैं। सेकंड ये है कि अगेन जो आपने टाइम बाउंड्रीज़ का बताया, हालाँकि मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेके ना आई डू हैव सो मच टू डू बट लाइक प्रॉब्लम ये है
कि मैं बस टाइम वेस्ट कर रही हूँ, मैं बस मोबाइल को बिला वजह स्क्रॉल कर रही हूँ और मतलब कोई वो प्रोडक्टिविटी नहीं है, हालाँकि काम बहुत ज़्यादा है करने वाले और मुझे समझ नहीं आ रही है हाउ शुड आई जी, लाइक अफ़ीन बताती हूँ। अफ़ीन आपके सवालों में आपका आपका जवाब है। आपने खुद कहा आप टाइम वेस्टर्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही हैं। टाइम वेस्टर्स को हम में इन्वॉल्व होते हैं जब हमें जब हम चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होते हैं। प्रोक्रेस्टिनेट इज़ द रीज़न ऑफ फ़ियर, ठीक है? तो आपके अंदर जो फ़ियर, आपके जो थॉट्स हैं, आपको उस पे काम करने की ज़रूरत है। उसके लिए सबसे पहली बात आपने कहा आप बेबी स्टेप्स ले रही हैं। तो जो बेबी स्टेप्स आप अपने दीन के रास्ते में ले रही हैं, उसके लिए अपने आप को बहुत शाबाशी दें। बहुत अच्छी बात है। फिर आप वहाँ रहते हुए भी अपने आप को कंट्रोल कर रही हैं, अपना ख़्याल रख रही हैं, अपने आप को दीन के रास्ते पे चलाना चाहती हैं। अगेन इसके लिए शाबाशी दें। शाबाशी में आप अपने आप को दोनों तरह की शाबाशी दें, टैंजिबल, इंटैंजिबल दोनों तरह की। अच्छा, अब वो क्या है कि अगर आपने आज कोई अच्छा काम किया, आपकी नमाज़ें पूरी हो गई हैं, तो जाएँ आज कॉफ़ी पी आएँ बाहर, थोड़ी देर वॉक कर आएँ, ठीक है? आप हेल्दी हैबिट्स को अडॉप्ट करें। आप कोशिश करें कि वहाँ आपको कोई कंपनी अच्छी मिले। मसाजिद बहुत हैं आजकल माशाल्लाह, स्टेट्स में चले जाओ, यूके में चले जाओ, यूरोप में चले जाओ, कहीं पे भी आपको मसाजिद मिल जाती हैं और मुसलमान कम्युनिटी भी मिल जाती है। उनके साथ जुड़ें अपने आप को, उनके साथ जोड़ें। जब जोड़ेंगी तो कंपनी जो है वो बहुत मैटर करती है। बाकी अपनी नमाज़ों की रेगुलर होने के लिए अपने आप को बताना और फिर अपने लिए दुआ करना, ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है? अनम जी, अनम आप कुछ कहना चाह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम मैम, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। अच्छा मैम, मेरी वॉइस क्लियर है? जी बेटे, अच्छा मैम, कभी होता है ना कि हम बाउंड्री सेट करते हैं, लेकिन उसमें ये कि क्रिटिसिज्म आपको आई एम फेस सॉरी करना अनम, पड़ता जैसे ही आपने कहा आवाज़ क्लियर है, गायब हो गई। अच्छा मैम, एम आई क्लियर? अनम, मैम, आप आवाज आ रही है आपको मैम? अनम, मुझे आवाज़ नहीं आ जी रही। मैम, आपको आवाज आ रही है? अच्छा मैम आपकी अनम, आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच रही। मेरे इंटरनेट में शायद कोई इशू आ रहा है। मैम, आपको आ रही है मेरी आपको मेरी आवाज? आवाज़ आ रही है? जी जी मैम, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी सॉरी अनम, प्लीज़ कंटिन्यू। अच्छा मैम, ये होता है ना टाइम्स के हम बाउंड्रीज तो सेट करने कर लेते हैं, लेकिन उसमें ये कि फिर आपको क्रिटिसिज्म बहुत फेस करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, मतलब ये कि जैसे अब मेरी जॉइंट फैमिली है और मैं एक वर्किंग वुमन हूँ, तो उस टाइम्स ऐसे होता है कि मेरी जैसे मैंने सुबह जल्दी अर्ली मैंने जाना होता है घर से, लेकिन ये कि क्योंकि मेरी मदर इन लॉ वो बहुत सोशल है, तो वो गेस्ट हैं, वो कभी 10 o'clock आ रहे हैं, कभी 11 o'clock आ रहे हैं और उनको अच्छा लगता है गेस्ट आ रहे हैं, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता और मैं इस तरह की एक हूँ सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव सी इमोशनल के मेरे फॉरन एक्सप्रेशंस ना चेंज हो जाते हैं। मैं फ़ौरन शो करती हूँ कि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही। तो वो फिर उनको अच्छा नहीं लगता, फिर ये मुझे हस्बैंड से भी सुनना पड़ता है कि तुम नाशुक्री हो, तुम्हें गेस्ट जो है वो अल्लाह की रहमत होती है और तुम ऐसी बातें करती हो, ऐसे फेसेस बनाती हो। मतलब ये भी है और उसके अलावा जैसे कि बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स है और वो गेस्ट आ जाते हैं। तो मैम ये इस केस में जो है वो एक मतलब कैसे आपको करना चाहिए फिर? कैसे आप बिहेव कर सकते हैं? मतलब अच्छा, ये जब बच्चों के भी एग्ज़ाम हम जब भी अंडरस्टूड है। हाँ, जब भी हम अपनी बाउंड्री सेट करेंगे ना, तो जो हमसे फ़ायदा उठा रहे थे, वो तकलीफ़ में होंगे, ठीक है? अच्छा, अगेन मैंने आपको कहा था बाउंड्री सेट करने में अभी आपने कहा कि आपकी शक्ल बन जाती है। हमारी जो कम्युनिकेशन होती है ना, वो खाली ज़ुबान से नहीं होती है, हमारी लैंग्वेज जो है ना, बॉडी लैंग्वेज भी बोलती है। सो आई वाज़ वेरी क्लियर इन द होल पार्ट कि आपकी कम्युनिकेशन शुड बी वेरी पोलाइट। आइदर इट इज़ योर लैंग्वेज और इट इज़ योर बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपका उस तरह से शो नहीं होना चाहिए। नंबर 2, जब आप बाउंड्री सेटिंग करने लगते हैं तो आप एक्सपेक्ट करें कि आपको क्रिटिसिज्म सुनना पड़ेगा, आपको पुशबैक्स होंगे, ठीक है? स्पेशली इफ दे आर यूज्ड टू बीइंग मोर अकोमोडेटिंग। फिर अब यहाँ पे ना आपको गुस्सा आ रहा है कि वो आ रहे हैं या आपने हाउ टू डील विद देम, तो फिर अगेन आपने काम रहना है, असर्टिव रहना है। आपने वहां पर आई लैंग्वेज यूज करते हुए उन्हें बताना है कि मेरे बच्चों के एग्जाम्स हैं, आंटी अम्मी जो भी आप उन्हें कहती हैं, तो आंटी अम्मी मैं जिस तरह भी हो सकेगा, जितना मेरे में हिम्मत होगी मैं आपको अकोमोडेट करूंगी, आपके मेहमानों के लिए खाना वाना बना दूंगी। लेकिन जब मेरे बच्चों के पढ़ाने का टाइम होगा तो प्लीज उस टाइम में पढ़ा रही होंगी, मुझे उनको अपने साथ कमरे में लेके बैठना है। सो यू बी वेरी क्लियर। और कभी कभी हमें थोड़ी बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी तो दिखानी पड़ेगी ना, हम जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में रह रहे हैं, लेकिन वहां पे एक्सपेक्ट करें बाउंड्री सेट करते हुए कि आपको पुशबैक तो आएगा, लेकिन फिर आपने फर्म रहना है विद बाय बीइंग वेरी पोलाइट।
ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मरियम। देयर आर टू मरियम, दोनों ने हैंड रेज किए हैं, कोई जो भी। अच्छा, कोई और जो मुझे नजर ना आ रहा और हैंड रेज हो तो प्लीज। हसीन खालिद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका अस्सलाम। आपका लेक्चर माशाल्लाह बहुत अच्छा था। जज़ाकल्लाह। कुछ मुझे लगता है कि ये चीजें जो है ना डिफिकल्ट भी होती हैं अपनी लाइफ में। आप इतना ज्यादा जो है ना कैलकुलेटेड होके चल नहीं सकते कुछ कि आप डिफिकल्ट हर नहीं चीज को होती, बहुत डिफिकल्ट होती है, आदत बनानी पड़ती है। कैसे आदत बनाए। मतलब आप इतना प्रैक्टिकल कैसे हो सकते हैं। जैसे अभी वो जो ये अभी एक बच्ची थी जिसने अभी बात की कि मैं बाहर गई हूँ और मैं अपनी नमाजें भी छोड़ती हूँ, या ये इस तरह की बातें कर रही थी। तो बाज वक़्त होता है हम बहुत कोशिश करते हैं। एक तो चीज़ मैं खैर उनको भी ये बताऊंगी कि हम इंसान के लिए वही है जो जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो ये जी। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कह दी है। तो आप कोशिश करेंगी तो आपको वही मिलेगा। अगर आप बैठी रहेंगी सोचती रहेंगी कि मुझे मिल जाए, तो वो कभी भी आपको आके नहीं मिलेगा। आप बेशक बैठी रहें, आप 10 साल भी सोचती रहें कि आपके सामने पानी का गिलास पड़ा हुआ है और वो आपके मुंह तक पहुंच जाए, तो वो नहीं पहुंचेगा। तो आपने नसीम नमाज आपने की कोशिश खुद करनी है। नसीम आपने आपने बहुत चीजें प्यारी बात की है। आपने बहुत प्यारी बात की है। और अभी आपने ये सवाल किया था कि कैसे हम इतने प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हर वक्त कैलकुलेटेड चलें। तो वो मेरी टीचर कहा करती थी कि फेक इट टिल यू मेक इट। कि आप ऐसे फेक करते रहो। फेक को उर्दू में क्या कहते हैं, ऐसे पोर्ट्रे करते रहो और फेक लाइफ आर्टिफिशियल तरीके से करते रहो टिल यू मेक इट, के वो फिर तुम्हारी हैबिट बन जाती है। वो फिर आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती है चीज। आहिस्ता आहिस्ता आप लगे रहोगे तो आप चीज को हासिल कर लोगे। और सेकेंडली आपने यही कहा कि अगर हम हाथ पैर नहीं हिलाएंगे तो हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। वो जो बच्ची है वो कोशिश कर रही है, उसकी कोशिश इंशाल्लाह रंग लाएगी। इज देयर एनीवन एल्स? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहिए, आप मुझे अपना मैम, नाम बताइए। हाँ जी, मैंने ये पूछना था कि मेरी एक ही बेटी है, 8 साल की, सेकंड क्लास में पढ़ती है। तो खैर मुझ में भी ये प्रॉब्लम है। मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि मैं इमोशनली हर स्टेज पे एज में बहुत डिपेंडेंट होती हूँ किसी ना किसी पे, क्लोज रिलेशनशिप्स में। तो अब मैंने उसमें देखा है कि मतलब आजकल ये इशू चल रहा है कि कहती है कि मामा मेरे साथ जो फ्रेंड्स बैठती हैं वो मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं, बच्चों को अल्टरनेटिव बिठाते रहते हैं एक दूसरे के साथ टीचर्स। एनीवेज वो कहती है कि मेरे साथ जो भी बच्ची होती है वो कहती है कि अगर तुम मेरे साथ लंच, या जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, अगर तुम मेरे साथ लंच नहीं शेयर करोगी तो मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करूंगी, मैं तुम्हारे साथ बैठूंगी नहीं। तो मतलब कभी कभार होता है कि मदर्स अलाउ करती हैं कि हाँ जी ये चीज़ शेयर करें ये वो, और कभी मतलब इतना वो होता है लंच की आप नहीं वो करते बच्चे, अपनी ये फेवरेट कोई चीज़ होती है तो फिर वो मुझे कहती है मामा मैं फिर क्या करूं, फिर वो मेरे साथ नहीं बैठेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगता और इस तरह। तो मैं फिर सोच रही थी कि ये इतना क्यों इमोशनली डिपेंडेंट हो रही है, कि मतलब मैंने इसको कहा कि इसको फिर बंदा कैसे बच्चों को वो करे मुझे समझ नहीं आती। अच्छा देखिए, हर एज के अपने तकाजे होते हैं ना। ये जो जिस उम्र की वो बच्ची है ना, बच्चों के लिए दोस्त बहुत अहम होते हैं। वो इमोशनली डिपेंडेंट नहीं है, वो इमोशनली अटैच्ड है। ठीक है। हाँ। उनकी इस उम्र के में तो बच्चों की दोस्तों की बहुत अहमियत होती है और इंसान दोस्तों के लिए बहुत कुछ करता भी है। उसके लिए आपके तौर पे ये किया जा सकता है कि जो भी आप लंच बनाती हैं वो थोड़ा सा उसके हिस्से का बना दें। जैसे आपको मैं अपने बेटे का कहूँ, मेरा बेटा थोड़ा सा ना शेयर ना करने वाला, उसका दिल नहीं करता शेयर करने को, और उसका दोस्त अगर मांग ले उसको बड़ी तकलीफ होती है और खुद वो ले लेता है दूसरे की चीज। तो फिर मैंने ये करना शुरू किया था कि मैं उसके लंच बॉक्स में थोड़ी सी एक्स्ट्रा उसके दोस्त के लिए चीज रखती थी, क्योंकि दोस्ती बहुत अहम है इस स्टेज पे, इस उम्र में। फ्रेंडशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ हाँ, ये ठीक है, लेकिन ये जो है ना मतलब एक तो है भी, एक ही पैम्पर्ड है घर में, आज तक 8 साल की हो गई है, एक नवाला भी ये मुंह में खुद नहीं लेती। ठीक है, तो फिर मतलब ये ना खाने वाला बच्चा है बिल्कुल, इसको कभी इसने नहीं कहा कि मुझे भूख लगी है मुझे कुछ दें। तो फिर मैं कहती हूँ कि जब उधर भी ये तो शुक्र करती है, मतलब एक छोटा सा बन उसमें चिकन डाल के भी देते हैं तो कहती है कि मैंने वो साथ वाली बच्ची को 2 बाइट दे के उससे बंटीज ले ली थी। मतलब ये टॉफीज और इस टाइप, वो भी है स्नैक्स भी ये नहीं खाती बिल्कुल, लेकिन सिर्फ शुगरी चीजें, बबल और टॉफी तो। मरियम, यहाँ पे आपको उस बच्ची के ऊपर भी काम करना है ना, कि अगर वो खाना आपके खुद बताए। नहीं खाती।
हाँ हाँ तो वो फिर आपने उसको उसको पहले उस चीज की आदत डालनी है। अगर वो नहीं खा रही उसे छोड़ दें, ये कोई बात नहीं, भूखी नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं होगा, फिर वो अगले वक्त खुद खाएगी इंशाल्लाह ताला। सही है। चलिए, थैंक हाँ यू। हाँ जी। ओके। 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 अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। मैम मैंने बात करनी थी कि मैं 19 ईयर ओल्ड थी जब मुझे थोड़ा सा मतलब पहले पता था दीन के बारे में, सारा फैमिली में बातें भी होती थी कि ऐसे करें तो ऐसे होता है, आखिरत में ऐसे होगा। जब 19 ईयर्स की हुई, मतलब छोटे होते तो बिल्कुल जिस तरह वालिदैन ने पढ़ाया वैसे करना, नमाजें, कुरान, सारा कुछ। जब थोड़ी सी होश संभाली 19 ईयर्स में जब हुई, तो थोड़ी सी फ्रेंड्स के साथ बाहर की सोसाइटीज में जैसे वो सॉन्ग्स वगैरह, मूवीज, रात के 3-3 बजे तक मूवीज वगैरह देखनी। फिर अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने थोड़ी सी हिदायत दी, और 19 ईयर्स में मुझे थोड़ी सी ना अकल जैसे अल्लाह ने दी थोड़ी सी, तो हिदायत की तरफ अल्लाह का शुक्र है। तो वो थोड़ी सी हिदायत जब आने लगी, तो अब मुझे ये होता है कि जिस तरह मैं हूँ बाकी भी वैसे हों। मैं समझाने लगती हूँ लेकिन मुझसे मोटिवेशन नहीं होती कि मैं किसी को मोटिवेट करूँ, या अगर मैं खुद को वैसा बनाती हूँ जब बाहर जाती हूँ, तो फिर वो ऐसी सोसाइटी में रहती हूँ कि जो शैतान, आपको पता है वो कितना उसके खतरनाक निशाने होते हैं, तो इंसान बड़गला जाता है। तो मुझे ये डर होता है कि मैं फिर कोई ना कोई मुझसे गुनाह हो जाता है, और फिर मैं बाद में पछताती भी हूँ कि ये मैं ऐसा क्यों किया, और जिसकी वजह से मेरी नमाजों में, मेरी इबादत में कमी भी होती है। और इसको कैसे फेस किया जाए? अच्छा, लाइबा, हदायत अल्लाह ताला की तरफ से आती है, उसके लिए हमें दुआ करनी होती है, ठीक है। आ, जी आप अपने लिए दुआ कीजिए, आप अपने आप पे पहले काम कीजिए, क्योंकि अगर आप स्ट्रांग होंगी ना तो जी आपके जेस्चर्स, आपके कहे हुए अल्फाज से ज्यादा आपके किए हुए काम दूसरों पे इम्पैक्ट डालेंगे। फिर वो जो पत्थर फेंको तो लहरें पैदा होती है ना पानी में, तो अगर आप अपने आप को स्ट्रांग डालेंगी और अपने आप को एक तरह से कहते हैं ना दीन में मुकम्मल तरीके से दाखिल हो जाओ, तो जो आपका, जब आप ऐसे करेंगी ना तो वो जो लहरें इर्द गिर्द फैलेंगी उनका असर फिर दूर तक जाएगा, आपके अल्फाज से ज्यादा आपके किरदार से, आपके कामों से जाएगा। तो बाकी अपने लिए दुआ कीजिए, जो एफर्ट कर रही हैं उसके लिए अपने आप को प्रेज कीजिए, क्योंकि आप जो कर रही हैं वो भी कम नहीं है, वो भी बहुत है। और अल्लाह गफूर रहीम है, माफी मांगे तो अल्लाह ताला तो माफ करने वाली जात है, अल्लाह ताला रहीम करीम है, वो माफ करता है और वो मदद करता है। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा बाजी। हाँ जी। आज के लिए काफी बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत वक्त शुक्रिया। दिया और इतने अच्छे तरीके से सिखाया। अल्लाह ताला आपकी कोशिशों को भी कबूल करे बहुत और शुक्रिया। आपको अपनी खैर पहुंचाने वाला बने। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।